एक तरफ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, और दूसरी तरफ वो जो नहीं समझते। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वो आज की दुनिया के सबसे महंगे फासलों में से एक है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसकी कमी किसी की भी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो आज चलिए इसी मशीन के पुर्जे पुर्जे खोलकर देखते हैं और इस फासले को कम करने की कोशिश करते हैं। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक ऐसे आइडिया से जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। पैसा, चाहे वो कागज का नोट हो या कोई सिक्का, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। उसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सबने एक समाज के तौर पर यह मान लिया है कि उसकी कोई कीमत है। सोचिए, ये इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कहानी है। एक ऐसी कल्पना जिस पर आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। दुनिया में जितना भी पैसा मौजूद है, उसका लगभग 92% असल में मौजूद ही नहीं है। मतलब वो नोट या सिक्कों की शक्ल में है ही नहीं। तो फिर ये पैसा है कहाँ? ये असल में हमारे बैंक खातों में सिर्फ एक डिजिटल नंबर है। जब हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो हम असल में बैंक का एक वादा देख रहे होते हैं। एक वादा कि अगर हम मांगेंगे तो वो हमें उतने असली नोट दे देगा। और देखिए, यहीं से इस पूरे सिस्टम की जटिलता और इसकी नाजुक बुनियाद की शुरुआत होती है। तो आइए पहले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और पैसे की इसी बुनियादी अवधारणा को और करीब से समझते हैं। कहानी शुरू हुई थी वस्तु विनिमय से, जहां एक किसान को जूते खरीदने के लिए एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ता था जिसे अनाज चाहिए हो। बहुत ही मुश्किल काम। इस मुश्किल को सिक्कों ने हल किया। फिर चीन ने कागज की नोट बनाए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ कागज नहीं थे, इनकी कीमत सोने से जुड़ी थी। आप बैंक जाकर नोट के बदले सोना ले सकते थे। लेकिन 1971 में अमेरिका ने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं रहा। और तब से आज तक दुनिया की ज्यादातर मुद्राएं फिएट मुद्राएं हैं, यानी इनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ सरकार पर हमारे भरोसे पर टिकी है। अच्छा, तो अगर पैसा सोने से नहीं जुड़ा है तो फिर इसे बनाता कौन है और कैसे? हमारी आज की अर्थव्यवस्था में पैसा बनाने वाले दो मेन इंजन्स हैं। एक देश का सेंट्रल बैंक और दूसरा वो कमर्शियल बैंक्स जिनसे हमारा हर रोज का वास्ता पड़ता है। ये थर्मोस्टेट वाली मिसाल इसे समझने के लिए एकदम सही है। जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ रही हो और महंगाई का डर हो तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर उसे थोड़ा ठंडा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्मोस्टेट एसी चला देता है। और जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी हो तो वो ब्याज दरें घटाकर बाजार में थोड़ी गर्मी लाने की कोशिश करता है। इसके अलावा उनके पास क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसा एक और जबरदस्त टूल है। आसान भाषा में कहें तो सेंट्रल बैंक सिस्टम में नई डिजिटल मनी डालता है, जैसे एक पिचके हुए टायर में हवा भरी जाती है। अक्सर हमें स्कूल कॉलेज की किताबों में सिखाया जाता है कि बैंक इस तरह पैसा बनाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए जमा हुए, बैंक उसमें से 10 रुपए रखकर बाकी 90 रुपए किसी और को उधार दे देता है। इस तरह 100 रुपए बाजार में 190 रुपए का काम करते हैं। लेकिन ये थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है और ये है आज की हकीकत। मार्च 2020 में अमेरिका में बैंकों के लिए अपने पास रिजर्व रखने की जरूरत को घटाकर 0% कर दिया गया। जी हां, 0%। इसका मतलब साफ है कि वो पुराना मॉडल अब काम नहीं करता। तो असलियत यह है, जब कोई बैंक से कार लोन लेता है तो बैंक पहले से मौजूद पैसे में से उधार नहीं देता। वो बस लोन लेने वाले के खाते में लोन की रकम को टाइप कर देता है। ठीक उसी पल वो नया पैसा हवा में से बन जाता है। लोन बैंक की संपत्ति बन जाता है और खाते में जमा रकम एक देनदारी। पैसा सिर्फ एक वादे से पैदा होता है, लोन चुकाने के वादे से। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि पैसा कैसे बनता है, तो चलिए उन बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो इस बने हुए पैसे को अरबों खरबों की मात्रा में इधर से उधर करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये फेसबुक जैसी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लाते हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदने में मदद करते हैं और बदले में करोड़ों की फीस लेते हैं। लेकिन यहाँ हितों का टकराव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका एक भयानक उदाहरण 1MDB घोटाला है, जहां गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक के मैनेज किए गए सौदों से $4.5 अरब गायब हो गए। ये दोनों पैसे की दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्राइवेट इक्विटी कर्ज के पैसे से अच्छी खासी चल रही कंपनियों को खरीदती है और फिर उस कर्ज का बोझ उसी कंपनी पर डाल देती है। मशहूर खिलौनों की दुकान टॉयज आर अस इसी मॉडल की वजह से दिवालिया हो गई। वहीं दूसरी तरफ वेंचर कैपिटल नए और छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है, ये जानते हुए कि शायद 10 में से 9 डूब जाएंगे, लेकिन वो एक जो सफल होगा वो सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। तो एक तरफ इतने बड़े और पेचीदा खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ एक बेहद आसान सा उपाय जो अक्सर इन सबको मात दे देता है, इंडेक्स फंड।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस पूरे बाजार की नकल करता है, किसी एक स्टॉक को चुनने की कोशिश नहीं करता। महान निवेशक वॉरेन बफे ने भी अपनी वसीयत में अपनी पत्नी के लिए यही सलाह दी है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे आसान रास्ता ही सबसे अच्छा होता है। तो एक तरफ वॉरेन बफे जैसी शख्सियत इस पूरे खेल को साधारण रखने की सलाह देती हैं, पर क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिस्टम जितना शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी है, और जब ये टूटता है तो इसकी सबसे भारी कीमत आम इंसान चुकाता है। चलिए देखते हैं कि जब ये सिस्टम बिखरता है तो क्या होता है। 2008 का वित्तीय संकट बहुत जटिल लगता है, लेकिन इसकी वजह इन 5 कदमों में छिपी है। पहले, ऐसे लोगों को होम लोन दिए गए जो उन्हें चुका नहीं सकते थे। फिर उन हजारों खराब लोन्स को एक बंडल में पैक किया गया। फिर चालाकी से उन बंडलों के सबसे जोखिम भरे हिस्सों को मिलाकर एक नया सुपर सेफ प्रोडक्ट बनाया गया और उसे AAA की टॉप रेटिंग दे दी गई। और हद तो तब हो गई जब AIG जैसी बड़ी कंपनी ने बिना किसी बैकअप के इन सब पर बीमा बेच दिया। जैसे ही घर की कीमतें गिरनी शुरू हुई, ताश के पत्तों का ये पूरा महल ढह गया। ये जेंगा टावर वाली उपमा सिस्टेमिक रिस्क को समझने के लिए एकदम सही है। हर ब्लॉक एक बैंक या एक वित्तीय संस्था है। आप छोटे मोटे ब्लॉक निकालते रह सकते हैं, शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर आपने कोई एक गलत जरूरी ब्लॉक खींच लिया, जैसे 2008 में सब प्राइम मॉर्गेज वाला ब्लॉक, तो पूरा का पूरा टावर हिल जाता है और गिरने की कगार पर आ जाता है। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने इस जेंगा टावर को और भी ज्यादा अस्थिर कर दिया है। 1930s की महामंदी में जब लोगों का बैंकों से भरोसा उठता था तो उन्हें लाइन में लगकर अपना पैसा निकालना पड़ता था, जिसमें हफ्ते लगते थे। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ कुछ घंटों में डूब गया, क्योंकि अफवाहें ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आग की तरफ फैली और लोगों ने अपने फोन से ही करोड़ों डॉलर निकाल लिए। तो ये सिस्टम नाजुक है और टेक्नोलॉजी इसे और तेज बना रही है। अब आगे देखते हैं कि पैसे का भविष्य कैसा हो सकता है और इस वैश्विक प्रणाली का असल पैमाना कितना विशाल और दिमाग चकरा देने वाला है। भविष्य की एक झलक CBDC में दिखती है। नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये सरकार द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा है। आप सोचेंगे कि हम तो पहले से ही डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि अभी हमारा डिजिटल पैसा कमर्शियल बैंक की जिम्मेदारी है। CBDC सीधे देश के सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होगी। ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, दुनिया के 134 देश इस पर काम कर रहे हैं। अब जरा इस सिस्टम के आकार का अंदाजा लगाइए। दुनिया भर के सारे शेयर बाजारों को मिला दें तो उनकी कीमत लगभग 115 ट्रिलियन डॉलर है, और बॉन्ड बाजार उससे भी बड़ा, लगभग 142 ट्रिलियन डॉलर का है। ये संख्याएं इतनी बड़ी हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये दोनों बाजार एक और चीज के सामने बौने नजर आते हैं, डेरिवेटिव्स बाजार। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 700 ट्रिलियन डॉलर है। सरल शब्दों में, डेरिवेटिव्स भविष्य की कीमतों पर लगाए गए सौदे या दाव हैं। ये कोई असली चीज नहीं, बल्कि किसी चीज की कीमत पर आधारित एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये वित्तीय प्रणाली का वो छिपा हुआ महासागर है जिसके ऊपर शेयर और बॉन्ड बाजार छोटी नाव की तरह तैरते हैं। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण तर्क पर लाता है। इस सिस्टम की जटिलता कोई गलती या खामी नहीं है, ये इसका डिज़ाइन है, इसकी एक विशेषता है। इसे उन लोगों ने बनाया और चलाया है जो इसकी परतों और उलझनों से मुनाफा कमाते हैं, ना कि आम इंसान की सुविधा के लिए। तो ये सारी जानकारी हमें इस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। अब जब हम ये जानते हैं कि ये मशीन असल में काम कैसे करती है और ये किसके लिए काम करती है, तो ये सोचना ज़रूरी है कि इस समझ का इस्तेमाल करके आगे क्या किया जाना चाहिए।